एक काली परछाई तेजी से घाटी पार कर रही थी और यह कोई और नहीं बल्कि मंत्री पीडी था जिसने अनिरुद्ध को मारा था। मंत्री शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट था। एक बार में ही वो कई सारी परछाइयों को पार कर सकता था। मंत्री पीडी, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक आदमी ने कहा। उसके पीछे कुछ और लोग आए जो कई मंत्रियों के असिस्टेंट लग रहे थे। उनके ऑरा से यह साफ समझ में आ रहा था कि वो एडवांस्ड मैजिशियंस थे। मंत्री पीडी ने परछाइयों से बाहर आकर कहा, मैं माल ले आया हूं, तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे साथ रहकर तुम लोग हमेशा अमीर और शक्तिशाली बने रहोगे। वो सारे लोग मुस्कुराने लगे। उनमें से जो सबसे पहले बाहर आया था उसने कहा, चलिए हम आपको क्वारंटाइन जोन ले चलते हैं। माया नगरी अब भी खतरे में है और मैं मंत्री पीडी इसका रक्षक बनकर सबके सामने आऊंगा। एक बार मैंने शहर को इस महामारी से बचा लिया तो सभी लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे और कोई भी मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं पाएगा। जल्द ही मैं चेयरमैन भी बन जाऊंगा। मंत्री पीडी ने हंसते हुए कहा। वो सारे लोग क्वारंटाइन जोन की तरफ जाने लगे कि तभी आसमान से काले रंग का बवंडर नीचे आने लगा। देखते ही देखते बवंडर ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक बवंडर की रफ्तार धीमी हो गई और वहां काली धुंध छा गई। इस काली धुंध में उन्हें कुछ पहाड़ जैसा ऊंचा दिख रहा था। जैसे ही यह धुंध हटी, सबको समझ आया कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि विराट काला सांप था। विराट काला सांप लगभग बादलों के बराबर था। जब उसने उन गिरे हुए इंसानों की तरफ देखा जो शहर की महामारी का फायदा उठा रहे थे, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे देखकर मंत्री पीडी को छोड़कर वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर गए थे। विराट काले सांप के सिर पर आदर्श और छुटकी बैठे थे जो यहां अनिरुद्ध की मौत का बदला लेने आए थे। आदर्श ने गुस्से में मंत्री पीडी की तरफ देखा। जब उसकी नजर मंत्री पीडी के बगल में खड़े हुए आदमी पर पड़ी तो वो चौंक गया। ये वही आदमी था जो उसे पश्चिमी झील में पहरेदारी करते हुए मिला था जब वो पहली बार भावना के साथ उनके टापू पर गया था। यह साफ समझ में आ रहा था कि यही कबीले का वो धोखेबाज था जो पीडी को सब कुछ बता रहा था। विराट काले सांप को यहां देखकर उस आदमी की हालत खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मंत्री पीडी जो एक सुपर मैजिशियन थे, बिना डरे बोले, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अब भी उतने ही शक्तिशाली हो जितने के पहले थे? तुमने अभी अपनी प्रोसेस पूरी नहीं की है। मैं तो तुम्हें अकेले ही हरा सकता हूं। विराट काले सांप ने जोर की हुंकार भरी और उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। विराट काले सांप की एक ही फूंक से घाटी में तूफान आ गया था। वहां मौजूद सारे मैजिशियंस इस तूफान का शिकार हो गए थे, यहां तक कि मंत्री पीडी भी। वो सब एडवांस्ड मैजिशियंस थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्टिवेट कर लिए थे। लेकिन वो सब विराट काले सांप की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थे। उस कबीले के धोखेबाज और मंत्री पीडी को छोड़कर वहां मौजूद सारे एडवांस्ड मैजिशियंस की तुरंत मौत हो गई थी। वो धोखेबाज इसलिए बच गया था क्योंकि वो पहले से ही विराट काले सांप की शक्ति जानता था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। लेकिन जब तूफान रुका और वो जमीन पर गिरा तो वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। विराट काले सांप के सिर पर बैठे हुए आदर्श और छुटकी ये नजारा देखकर दंग रह गए थे। उसने सिर्फ अपनी एक फूंक से 4 एडवांस्ड मैजिशियंस को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि घाटी की जमीन में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई थीं, जो विराट काले सांप की अपार शक्ति का सबूत दे रही थीं। वहां सिर्फ मंत्री पीडी बचा था, जिसे अभी कोई भी चोट नहीं लगी थी। उसके सुपर लेवल कवच ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसके चेहरे से देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि वो कितने गुस्से में था। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी प्रोसेस पूरी होने में अभी 1 महीना और लगेगा और तुम मुझसे लड़ने यहां चले आए। मंत्री पीडी की बात सुनकर आदर्श चौंक गया था। उन डिफेक्टेड ब्लड सीरम्स ने तो सच में अपना कमाल दिखा दिया था। इसका मतलब आदर्श ने एकदम सही सोचा था। उन डिफेक्टेड ब्लड सीरम्स ने विराट काले सांप के लिए टॉनिक का काम किया था। उन ब्लड सीरम से विराट काले सांप की सारी शक्ति लौट आई थी। मंत्री पीडी ने नहीं सोचा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती विराट काले सांप के काम आ जाएगी और वो उसी की जान लेने वापस आ जाएगा। मंत्री पीडी ने गुस्से में विराट काले सांप को उंगली दिखाते हुए कहा, मैं एक बार तुम्हारी जान बख्श चुका हूं, लेकिन अब जब तुम मरने के लिए इतने ही उतावले हो रहे हो तो
मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तुम्हें तो वैसे भी हजारों साल पहले ही मर जाना चाहिए था। एक बार तुम्हारी मौत हुई तो दुनिया के सारे कुल देवता बीस्ट खत्म हो जाएंगे। मंत्री पीडी की बात सुनकर विराट काले सांप के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने जोर से अपनी पूंछ से मंत्री पीडी पर हमला किया, लेकिन मंत्री पीडी भी कुछ कम नहीं था। विराट काले सांप को खुद पर हमला करते हुए देखकर उसने तुरंत अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और परछाइयों में गायब हो गया। उसकी शैडो पहले 2 शैडोज में बटी और फिर 4 में, फिर कई सारी परछाइयों में बट गई। उन्हें देखकर यह बता पाना बड़ा मुश्किल था कि कौन सी परछाई असली थी। आदर्श उसकी यह स्पेल देखकर बुरी तरह से चौंक गया था। अपनी इस स्पेल से पीडी कई लोगों को बेवकूफ बना सकता था, लेकिन विराट काले सांप को नहीं। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसने एक बार फिर अपनी पूंछ से परछाई पर हमला किया और डर के मारे मंत्री पीडी उस परछाई से बाहर आ गया। हमले का असर इतना ज्यादा था कि वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन मंत्री पीडी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और एडवांस्ड शैडो मैजिक यानी कि निशाचर जाल का इस्तेमाल करने लगा। मंत्री पीडी अपनी स्पेल्स इस्तेमाल करने में काफी तेज था। वो धड़ाधड़ स्टार एटलसेस बना रहा था। निशाचर जाल के बनने की शुरुआत होने के कारण वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मंत्री पीडी विराट काले सांप को हराने के लिए अपनी सुपर लेवल स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए एक स्टार पैलेस बनाना होता है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। विराट काले सांप ने एक गहरी सांस अंदर ली और जब उसने सांस छोड़ी तो उसके मुंह से एक हरी जहरीली गैस निकली, जिसने देखते ही देखते 9 सांपों का रूप ले लिया। जैसे ही विराट काले सांप ने हुंकार भरी, ये गैस से बने जहरीले सांप सीधा मंत्री पीडी की तरफ बढ़ने लगे। भले ही मंत्री पीडी का निशाचर जाल बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन ये उन जहरीले सांपों के लिए कुछ भी नहीं था। उन 9 में से एक जहरीले सांप ने सबसे पहले हमला किया और निशाचर जाल की दीवार को तोड़ दिया। देखते ही देखते वो जहरीला सांप फिर जहरीली धुंध में बदल गया और मंत्री के चारों तरफ फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्री पीडी उसमें कैद हो गया था। और हैरानी की बात तो यह थी कि बाकी के 8 जहरीले सांपों ने उस पर अभी हमला नहीं किया था। निशाचर जाल को टूटते हुए देखकर मंत्री पीडी पैनिक हो गया और तुरंत अपनी लाइट एलिमेंट स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसका लाइट एलिमेंट भी उसे नहीं बचा पाया। आखिरकार विराट काले सांप का जहर उसके शरीर में जाने ही लगा। अब मंत्री पीडी की मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन विराट काला सांप उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता था। इसलिए उसने सारा जहर अपने अंदर वापस खींच लिया। मंत्री पीडी ने मौका देखकर अपना हुक्म का इक्का निकाला। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट आ गई। कुछ ही पलों में यह लाइट एक शील्ड में बदल गई जो उसकी रक्षा कर रही थी। विराट काले सांप ने जब इस शील्ड को अपने दांतों से काटने की कोशिश की तो वहां जोर की आवाज आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने डायमंड को काटने की कोशिश की हो। उस शील्ड पर विराट काले सांप के दांत से सिर्फ कुछ खरोंचें ही आई थीं। मंत्री पीडी यह देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर में एनफोर्समेंट यूनियन से मिली शील्ड ने उसकी जान बचा ही ली थी। लेकिन इससे पहले कि मंत्री पीडी और खुश हो पाता, विराट काले सांप ने शील्ड सहित उसे अपनी जीभ से उठाया और मुंह में डालकर उसे गटक लिया। भले ही वो उस डायमंड शील्ड को नहीं काट सकता था, लेकिन वो उसे आसानी से पचा तो सकता था। और उसे ऐसे गटकने की इससे बड़ी वजह यह थी कि विराट काला सांप मंत्री पीडी को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। अब वो उसके पेट में उसके शरीर के जहर से पल पल जलता। विराट काले सांप का जहर एक एसिड की तरह था। अब मंत्री पीडी वही टॉर्चर महसूस करता जो उसने अनिरुद्ध को दिया था। विराट काले सांप के गले से नीचे जाते वक्त मंत्री पीडी जोर जोर से चीख रहा था। जिस स्टोरेज ब्रेसलेट में लाल जादुई बूटी है वो अब भी मेरे हाथ में ही है। अगर मैं मर गया तो शहर भी नहीं बचेगा। सफेद जादुई बाजों की फौज इसे तबाह कर देगी। अगर वो ब्रेसलेट चाहते हो तो मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मंत्री पीडी के तो तेवर ही बदल गए थे। उसे कई बार बताया गया था कि विराट काला सांप कुल देवता बीस्ट इस शहर का रक्षक कितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उसने अपने घमंड में आकर विराट काले सांप की शक्ति को कुछ नहीं समझा। लेकिन आज
आज जब वो मौत के मुंह में था तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था और अब तो बचने के लिए वो विराट काले सांप से अपनी जिंदगी की भीख मांगने को भी तैयार था। उसके पास अब भी वो स्टोरेज ब्रेसलेट है जिसमें महामारी का एंटीडोट है। उसे लाने के लिए अनिरुद्ध ने अपनी जान गंवा दी। अब हम इन्फेक्टेड लोगों के साथ क्या करेंगे? और उन सफेद जादुई बाजों की सेना का क्या? छुटकी ने परेशान होकर कहा। वो तो मंत्री पीडी से अपना बदला ले लेते, लेकिन फिर माया नगरी का क्या होता? विराट काले सांप ने तो बिना सोचे समझे ही मंत्री पीडी को उसकी डायमंड शील्ड के साथ निगल लिया था। आदर्श अब भी गहरी सोच में था कि तभी उसे आसमान से कोई आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उनकी तरफ सफेद जादुई बाजों की पूरी सेना आ रही थी। वो शहर के पास की घाटी में थे। ये घाटी पार करते ही सफेद जादुई बाज शहर के घरों तक, बाजारों तक और यहां तक कि उस क्वारंटाइन जोन तक भी पहुंच जाते जहां सारे इन्फेक्टेड लोगों को भर्ती किया गया था। वैसे तो शहर के सारे लोग महामारी के चलते अपने घरों में थे, लेकिन अगर एक बार सफेद जादुई बाजों की सेना शहर पहुंच जाती तो पूरा शहर तबाह हो जाता। और अब वो लोग शहर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। सफेद जादुई बाजों की सेना करीब आती जा रही थी कि तभी आसमान में और ऊंचाई पर आदर्श को एक बहुत ही बड़ा सिल्वर बाज दिखाई दिया। वो क्या है? आदर्श ने पूछा। वो सफेद जादुई बाजों का राजा है, बर्फीले जंगलों का शहंशाह। इसी की वजह से तो सफेद जादुई बाजों ने शहर पर हमला किया, छुटकी ने उसे बताया। सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर उस रूलर लेवल बीस्ट ने शहर पर हमला किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आदर्श को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लाल जादुई बूटी जो सबको बचा सकते थे, वो अब मंत्री पीडी के साथ विराट काले सांप के पेट में थे। तभी विराट काले सांप ने आसमान में अपना सिर उठाया और जोर की हुंकार भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सफेद जादुई बाजों को चेतावनी दे रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था। माया नगरी उसका इलाका था और वो ऐसे कैसे किसी भी डीमन बीस्ट को उस पर हमला करने दे सकता था? वो तुरंत रेंग कर माया नगरी की तरफ बढ़ने लगा। वो एक पहाड़ जितना विशाल था और माया नगरी के सारे लोग उसे अपने घरों से साफ साफ देख पा रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर शहर में चीखें सुनाई देने लगी थी। इमारतों में छुपे हुए लोग सफेद जादुई बाजों के पंजों से नहीं बच पा रहे थे। कई सारे लोग पहले ही घायल हो गए थे। सफेद जादुई बाज बहुत तेजी से शहर के अंदर आ रहे थे, लेकिन तभी शहर में विराट काला सांप आया, जिसे देखकर न सिर्फ आम लोग बल्कि सारे गार्ड्स भी बुरी तरह से डर गए। जैसे ही विराट काला सांप शहर की बॉर्डर पर पहुंचा, उसने अपना मुंह खोलकर जहरीली धुंध से सफेद जादुई बाजों की सेना पर हमला बोल दिया, जिससे शहर की बॉर्डर पर एक कवच जैसा बन गया था। जैसे ही सफेद जादुई बाज इसे पार करने लगे, चंद पलों में उनकी मौतें होने लगी। देखते ही देखते हजारों सफेद जादुई बाज जमीन पर ढेर हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी गिनती ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से उस कवच को पार कर लेंगे, लेकिन उसे पार करने वाला एक एक बाज मारा गया। ये जहरीली धुंध आसमान में तो थी, लेकिन इंसानों तक नहीं पहुंच रही थी। जब इंसानों ने विराट काले सांप को हमला करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि आज उनकी बहुत बुरी मौत होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसकी जहरीली धुंध ने सफेद जादुई बाजों को उन तक पहुंचने से रोक लिया था। क्या विराट काला सांप हमारी रक्षा कर रहा है? एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ने कहा। सब लोग दंग रह गए थे। वो विराट काला सांप जिसे वो खतरनाक समझते थे और जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की थी, वो उनकी रक्षा कर रहा था। अपने इतने साथियों को खोने के बाद भी सफेद जादुई बाज शहर की तरफ ही बढ़ रहे थे। विराट काले सांप ने एक बार फिर अपनी जहरीली धुंध से उन पर हमला किया। उसके लिए वो सफेद जादुई बाज मक्खी मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। अचानक उसने अपना सिर उठाकर देखा तो बाजों का राजा ठीक उसके ऊपर था। वह ऊपर से विराट काले सांप को ही देख रहा था और अचानक जोर जोर से आवाजें करने लगा, जैसे वो विराट काले सांप को युद्ध के लिए ललकार रहा हो। ऊपर आसमान में मंत्री राजेश, मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय, मिस्टर अनंत, मिस्टर हरप्रीत और जनरल उन कमांडर लेवल बीस्ट से युद्ध कर चुके थे और अब बाजों के राजा पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम क्या करें?
हमारे हमलों से तो उसे एक खरोंच भी नहीं आ रही है। मिस्टर अनंत ने परेशान होकर कहा। अरे देखिए मंत्री जी, वो जमीन पर कुछ देख रहा है, यही हमला करने का सही मौका है, हरप्रीत ने कहा। मंत्री राजेश बहुत तेजी से अपने स्टार कॉन्स्टलेशंस को जोड़ रहे थे। पहले ही उन्होंने अपने 5 स्टार कॉन्स्टलेशंस जोड़ लिए थे और हरप्रीत की बात सुनते ही उन्होंने अपने बाकी के 2 कॉन्स्टलेशंस और जोड़ लिए और आसमान में तैयार हो गया एक लाइटनिंग एलिमेंट स्टार पैलेस। उसके बाद वहां 9 विशाल लाइटनिंग भाले आ गए और उन्होंने उस बाजों के राजा को कैद कर लिया। जब बाजों के राजा ने देखा कि उसे कैद कर लिया गया था तो वो गुस्से से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर कई सफेद जादुई बाज उन 9 भालों के बनाए हुए पिंजरे की तरफ बढ़ने लगे। ये अपने प्यादों को बुला रहा है, ये इसकी आखिर कैसे मदद करेंगे, मंत्री राजेश ने कहा। एक के बाद एक हजारों सफेद जादुई बाज उन लाइटनिंग भालों से टकरा रहे थे और जमीन पर गिरते जा रहे थे। उनकी गिनती इतनी ज्यादा होने के कारण और लाइटनिंग भालों से मरने के कारण ऐसा लग रहा था मानो वहां खून की बारिश हो रही थी। इतने सारे सफेद जादुई बाजों का सामना करते करते लाइटनिंग भालों की शक्ति खत्म हो गई और बाजों का राजा उससे मुक्त हो गया। उसने तुरंत अपने ब्लेड जैसे पंखों से मंत्री राजेश के सामने खड़े हरप्रीत पर हमला करना शुरू कर दिया। हरप्रीत पहले ही अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर चुका था और इसीलिए उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए अब कुछ भी नहीं था। हरप्रीत को बुरी तरह से घायल होता हुआ देखकर मंत्री राजेश उड़कर उसके पास आए और उसे वहां से ले जाने लगे। इस वक्त उन्हें भी उस बाजों के राजा के कई हमले झेलने पड़े, लेकिन वो किसी तरह से हरप्रीत को सुरक्षित किले में ले आए। मंत्री राजेश, हमें नहीं लगता कि हम उस रूलर लेवल बीस्ट से लड़ सकते हैं, अब तो आप भी घायल हो चुके हैं, दिग्विजय ने कहा। बकवास, अगर हम नहीं लड़े तो उस बाजों के राजा को कौन रोकेगा, शहर की जनता को कौन बचाएगा। ये बोलकर मंत्री राजेश बाहर युद्ध के मैदान में चले गए। उनके पीछे बाकी लोग भी बाहर चले गए। ये बेवकूफ डीमन बीस्ट, आज इन्हें पता चलेगा कि इंसानों के इलाके में आना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मंत्री राजेश ने अपनी आंखें बंद की और वो इक्विपमेंट एक्टिवेट किया जो उन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह था स्काई थंडर जादुई कवच। आसमान में भयानक बिजली कड़कने की आवाज आई और पूरा शहर रोशन हो गया। यह बिजली सीधी मंत्री राजेश पर गिरी और एक जादुई कवच में बदल गई। इसके बाद उनकी पीठ पर फेयरी विंग्स आ गए। उनके पास दुनिया की 2 सबसे खतरनाक शक्तियां थीं, फायर और लाइटनिंग। मंत्री राजेश अपने फेयरी विंग्स की मदद से सीधा उस बाजों के राजा की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने अपना एक और इक्विपमेंट एक्टिवेट किया और उनके हाथ में एक फायर बॉल आ गई। यह कोई आम फायर बॉल नहीं थी, यह सूरज जितनी विशाल दिख रही थी। मंत्री राजेश ने अपने दोनों एलिमेंट्स की पूरी शक्ति से उस बाजों के राजा पर हमला किया। अब तक कोई भी मैजिशियन इतने हमले करने के बाद भी बाजों के राजा का सिल्वर डोमेन नहीं तोड़ पाया था, लेकिन मंत्री राजेश ने अपनी शक्ति से वो कर दिखाया था। पर इतनी शक्ति बाजों के राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी। उसने तुरंत मंत्री राजेश पर हमला किया और मंत्री राजेश शहर की बॉर्डर पर जाकर गिर गए। उसके हमले का असर इतना ज्यादा था कि सिर्फ मंत्री राजेश के गिरने से पूरी रोड तबाह हो गई थी। मंत्री राजेश ने अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन बाजों के राजा को अब भी कुछ भी नहीं हुआ था। आसमान में दिग्विजय, मिस्टर अनंत, आर्मी एडवाइजर, जनरल सब ये नजारा देख रहे थे। उन सब की शक्ति मंत्री राजेश से कम थी और अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। तभी उन्हें आसमान में एक काली धुंध दिखाई दी जो अपने साथ साथ विराट काले सांप को ला रही थी। कोई भी सफेद जादुई बाज उसके रास्ते में आने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। वो सीधा उस तरफ जा रहा था जहां बाजों का राजा था। जब बाजों के राजा ने देखा कि विराट काला सांप उसी तरफ बढ़ रहा था तो उसने जोर की आवाज की और अपनी सेना को आदेश दिया। उसकी आवाज सुनते ही सफेद जादुई बाजों की सेना उस काली जहरीली धुंध में कूद पड़ी। वो चाहते तो विराट काले सांप को रोकना थे, लेकिन उल्टा उसकी जहरीली धुंध का शिकार हो रहे थे। विराट काले सांप ने उन सफेद जादुई बाजों पर ध्यान ही नहीं दिया और बाजों के राजा की तरफ बढ़ता गया। बाजों का राजा अब अपने ब्लेड वाले पंख से विराट काले सांप पर हमला कर रहा था, लेकिन विराट काले सांप के लिए
वो कुछ भी नहीं था। वो सीधा बाजों के राजा से टकरा गया, उसका पंख काट लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए थे। वो बुरी तरह से डर गए थे। आखिर दो रूलर लेवल बीस्ट आपस में लड़ जो रहे थे। बाजों का राजा जमीन से उठा ही था कि विराट काला सांप सीधा उसके ऊपर कूद गया। विराट काले सांप के ऊपर बैठे हुए छुटकी और आदर्श बुरी तरह से डरे हुए थे। विराट काला सांप बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसने लड़ाई शुरू होने के पहले ही आदर्श और छुटकी को अपने कवच में लपेट लिया था, जिसके कारण ना तो उन पर कोई जहरीली धुंध का असर हुआ था और ना ही कोई भी हमले का। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो अब तक तो वो भगवान को प्यारे हो गए होते। विराट काले सांप ने बाजों के राजा को उड़ने का मौका तक नहीं दिया। वो लगातार उसे अपनी पूंछ से मार रहा था और बाजों का राजा विराट काले सांप से पिट रहा था। कालिया तो कितना खतरनाक है ना? छुटकी ने एकदम एक्साइटेड होकर कहा। इतनी छोटी बच्ची को ऐसी घमासान लड़ाई के मजे उठाते हुए देखकर आदर्श भी चौंक गया था। इससे पहले आदर्श कुछ बोल पाता, छुटकी ने खुश होकर कहा, देखो आदर्श, कितने सारे लोग देख रहे हैं। वो एकदम सही थे। पूरा शहर दो रूलर लेवल बीस्ट के इस युद्ध को देख रहा था। शहर की बॉर्डर पर मलबे में खड़े हुए मंत्री राजेश ने जब विराट काले सांप को उस बाजों के राजा को मारते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो शहर की रक्षा कर रहा था। वो सच में इस शहर का रक्षक था। कोई भी सफेद जादुई बाज शहर के अंदर पर तक नहीं मार पा रहा था और बाजों का राजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। भले ही वो दोनों रूलर लेवल बीस्ट थे, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि विराट काला सांप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अचानक विराट काला सांप बाजों के राजा से दूर हट गया। बाजों का राजा चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत मौके का इस्तेमाल किया और आसमान में उड़ने लगा। विराट काला सांप अब भी जमीन पर ही था और बाजों का राजा बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। जब उसने नीचे विराट काले सांप की तरफ देखा तो वो उसे दिखा ही नहीं। विराट काला सांप वहां से गायब हो चुका था। बाजों का राजा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके ठीक ऊपर आसमान में काली धुंध छा गई। विराट काला सांप ठीक बाजों के राजा के ऊपर था। हैरानी की बात तो यह थी कि वह बाजों के राजा पर हमला नहीं कर रहा था। अचानक विराट काले सांप के चारों तरफ की काली धुंध ढेर सारी चट्टानों में बदल गई। इन चट्टानों पर कई सारे प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। देखते ही देखते ये चट्टानें एक साथ जुड़ गईं और इनमें आग लग गई। विराट काला सांप आसमान में काफी ऊंचाई पर था। उसकी एक फूंक से ही ये पहाड़ जैसी चट्टान सीधा बाजों के राजा के ऊपर गिर गई। सब कुछ इतना तेज हुआ था कि आदर्श और छुटकी दंग रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई उल्का पिंड जमीन पर गिर रहा हो। जैसे ही बाजों का राजा और वो चट्टान जमीन से टकराए, वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। गनीमत तो यह थी कि यह सब शहर की बॉर्डर से बाहर हो रहा था। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि शहर की सारी इमारतें एक पल के लिए कांप उठी थीं। कुछ देर बाद जब उस इलाके की आग बुझी तो लोगों ने बाजों के राजा को बुरी तरह से घायल देखा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, विराट काला सांप हमें बचा रहा है। शहर में किसी ने चिल्लाया, हां, हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। एक दूसरे आदमी ने कहा। अब उन सबको एहसास हो रहा था कि अगर विराट काला सांप मर गया होता तो वो लोग भी आज जिंदा नहीं रह पाते। उन्होंने उसे गलत समझकर बहुत बड़ा गुनाह किया था। भावना, जो बाकी सबकी तरह ही विराट काले सांप और बाजों के राजा का युद्ध देख रही थी, वो बहुत खुश थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानती थी कि उसके कालिया ने ना तो किसी को मारा था और ना ही उसकी वजह से वो महामारी फैली थी। वो तो शहर की रक्षा कर रहा था। साफ हो चुका था कि सफेद जादुई बाजों की सेना बुरी तरह से हार गई थी। वो डीमन बीस्ट्स जानते थे कि विराट काले सांप के रहते हुए माया नगरी पर आक्रमण करना तो क्या, वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। विराट काले सांप ने अकेले ही उनकी आधी से ज्यादा सेना को तबाह कर दिया था। शहर की बॉर्डर पर लाखों सफेद जादुई बाजों की लाशों के ढेर पड़े थे। हालांकि विराट काले सांप के हमले के बाद वो बाजों का राजा मरा तो नहीं था, लेकिन बुरी तरह से घायल जरूर हो गया था। उसने सेना को ऑर्डर दिया और उसकी सेना वापस बर्फीले जंगलों की तरफ जाने लगी। वो खुद भी बहुत ही मुश्किल से उड़ा और अपनी सेना के पीछे जाने लगा।
क्या बाजों का राजा भाग रहा है? छुटकी ने पूछा। और नहीं तो क्या, हमारे विराट काले सांप के सामने कौन टिक पाएगा? आदर्श ने खुश होकर कहा। विराट काला सांप सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कहना चाहिए उन सारे डीमन बीस्ट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन्हें आदर्श ने आज तक नहीं देखा था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वो बहुत ही नरम दिल था। इंसानों के उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो उनसे बदला लेने की जगह उनकी रक्षा कर रहा था। वरना अगर विराट काले सांप ने शहर पर हमला किया होता तो उसके एक ही हमले से पूरा शहर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता। जीतने के बाद विराट काले सांप ने जोर की हुंकार भरी। वो आसपास के सारे डीमन बीस्ट को बता रहा था कि यह उसका इलाका था और सिर्फ वही यहां का राजा था। अगर कोई भी डीमन बीस्ट शहर में घुसने की भी हिम्मत करता तो विराट काला सांप उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आदर्श को वो पेंटिंग्स याद आ रही थी जो उसने भावना के साथ उनके टापू में देखी थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि विराट काला सांप सच में एक कुल देवता था जो हजारों सालों से उनके शहर की रक्षा कर रहा था। जैसे ही बाजों का राजा और उसकी सेना वापस बर्फीली पहाड़ियों के जंगल की तरफ जाने लगी, शहर से अलर्ट हटा दिया गया। माहौल अब पहले से बहुत शांत हो गया था। जो लोग इमरजेंसी सेफ जोन्स में थे वापस अपने घर लौट रहे थे। पश्चिमी किला भी अब एकदम शांत हो गया था। कई सारे एडवांस्ड मैजिशियंस शहर की बॉर्डर्स के चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि शहर के किसी इलाके में कोई खतरा तो नहीं था। युद्ध में सबसे बड़ी परेशानी गरुड़ पक्षियों की खड़ी हुई थी। बर्फीली पहाड़ियों के जंगलों में रहने वाले बाजों के राजा ने आज तक उन पर हमला नहीं किया था, इसलिए आज तक ये समस्या उनके सामने कभी आई ही नहीं थी। गरुड़ पक्षियों के ना होने से कई सारे एडवांस्ड मैजिशियंस अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। वो तो गनीमत थी कि विराट काला सांप वहां पर वक्त रहते पहुंच गया था, वरना माया नगरी का तो नामो निशान ही मिट जाता। सारे बैटल मैजिशियंस अब पश्चिमी किले लौट रहे थे। सफेद जादुई बाजों के जाने के बाद भी वो एकदम चौकन्ने थे। किले के उत्तरी तरफ एक बहुत घना जंगल था और वहां रहने वाले डीमन बीस्ट माया नगरी पर हमला करने का मौका ही देखते रहते थे। इसलिए सारे बैटल मैजिशियंस युद्ध के बाद भी एकदम अलर्ट थे। अजीब बात है, आमतौर पर तो इस जंगल के डीमन बीस्ट हम पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन आज तो ये एकदम शांत हैं। आर्मी के जनरल ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो किले के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर खड़े थे। विराट काले सांप के डर से लोग हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय ने कहा। जब विराट काले सांप ने अपनी जीत की हुंकार भरी थी तो उसकी आवाज सुनकर ना सिर्फ पश्चिमी किले के पास के सारे डीमन बीस्ट शांत हो गए थे, बल्कि माया नगरी के चारों तरफ रहने वाले डीमन बीस्ट माया नगरी से 10 किलोमीटर दूर चले गए थे। विराट काले सांप का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। मंत्री राजेश, मिस्टर अनंत ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, मंत्री राजेश ने उन्हें टोक कर कहा, आप परेशान मत होइए। आज विराट काले सांप ने हम सबको बचाया है। आज से मैं भी इसे माया नगरी का रक्षक और कुल देवता ही मानूंगा। ये बोलते वक्त मंत्री राजेश की नजर विराट काले सांप पर गई, जो किले के पास ही सो रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल ली, मानो अपना नाम सुन लिया हो। उसने अपना सिर ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ घुमाया और कुछ देर लोगों को देखने के बाद अपना मुंह खोला। यह देखकर मंत्री राजेश तुरंत सतर्क हो गए। तभी विराट काले सांप ने अपने मुंह से कुछ थूक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मांस का बड़ा सा टुकड़ा हो। आदर्श ने उसे देखकर तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। ये तो किसी इंसान की तरह लग रहा है, दिग्विजय ने कहा। दिग्विजय की बात सुनते ही मंत्री राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो विराट काले सांप को उंगली दिखाकर बोले, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने एक इंसान को खाया। मैं आज तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा, भले ही फिर मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। मंत्री राजेश विराट काले सांप को सिर्फ चिल्ला ही रहे थे। वो जानते थे कि विराट काले सांप के सामने वो एक मच्छर की तरह ही थे, जिन्हें वो आसानी से मसल सकता था। मंत्री राजेश का रिएक्शन देखकर आदर्श हंसने लगा। आदर्श को हंसते हुए देखकर मंत्री राजेश और गुस्से में आ गए और उन्होंने आगे कहा, ए लड़के, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? रुको, मैं अभी बताता हूं तुम्हें। अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आदर्श अब भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। मैं तो सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा था कि विराट काले सांप ने किसी को नहीं मारा, ये तो मंत्री पीडी है। सब लोग उस मांस के ढेर को ध्यान से देखने लगे।
जो विराट काले सांप के पेट की एसिड से लथपथ था। तभी अचानक वो मांस का ढेर हिलने लगा। उसकी ज्यादातर चमड़ी जल चुकी थी। वो जमीन पर रेंग रहा था। उसने अपने जले हुए हाथों से मंत्री राजेश के पैर पकड़ लिए। कल तक शहर में सबसे पॉपुलर रहने वाला मंत्री आज इस बदसूरत मांस के ढेर में बदल गया था। वहां खड़े कुछ बैटल मैजिशियंस को उस पर दया आ रही थी, लेकिन छुटकी, आदर्श, ईशाना और बाकी सब जानते थे कि पीडी इसी के लायक था। मंत्री जी, अब मैं पूछ ही लेता हूं कि जो स्टोरेज ब्रेसलेट हमने उस बहादुर लड़के अनिरुद्ध को दिया था, वो आपके हाथ में कैसे आया? मंत्री राजेश ने गुस्से में पूछा। मंत्री पीडी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस उन सब से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो मंत्री राजेश को अपने पुराने वादे याद दिला रहा था। जब उसने देखा कि उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं किया, तो वो वैसे ही रेंग कर भावना के पास जाने लगा। वो जानता था कि विराट काला सांप भावना की हर बात मानता था। भावना के एक बार सिर्फ कहने से ही विराट काला सांप उसे जिंदा छोड़ देता। भावना ने उसे गिड़गिड़ाते हुए देखा और अपने घुटनों पर बैठ गई। सबको यह लग रहा था कि वो मंत्री पीडी पर दया दिखाने वाली थी। तभी उसने मंत्री पीडी के हाथ से वो स्टोरेज ब्रेसलेट छीना और गुस्से से कहा, यह अनिरुद्ध की बहादुरी का फल है। तुम जैसे गिरे हुए आदमी के पास इसका कोई काम नहीं। आखिर मंत्री पीडी को उसके किए की सजा मिल ही गई थी। भावना ने तुरंत वो स्टोरेज ब्रेसलेट डॉक्टर धगट को दे दिया और डॉक्टर धगट तुरंत उसे लेकर क्वारंटाइन जोन चले गए। भले ही दवा आने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उस महामारी से इन्फेक्टेड सेकेंड बैच वाले लोगों में से किसी की भी मौत नहीं हो पाई थी। दवा मिलते ही पूरे क्वारंटाइन जोन में खुशी का माहौल छा गया था। सारे लोग अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे थे। वो लोग समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी बहुत अनमोल थी। उन्हें आखिर में यह भी बता दिया गया था कि उनकी जान एक जांबाज गरुड़ और 17 साल के लड़के ने बचाई थी। उस दिन को उनकी याद में वीरता दिवस घोषित कर दिया गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी भी उनका एहसान न भूल पाएं। आदर्श और छुटकी भी बुरी तरह से थक गए थे, इसलिए वो विराट काले सांप को बाय बोलकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। आदर्श तो इतनी बुरी तरह से थक गया था कि उसने रोड पर आते ही चीता को समन किया और हवा से बातें करता हुआ घर पहुंच गया। सुबह होने वाली थी और आदर्श बहुत थक गया था, इसलिए उसने अपने जूते फेंके और आकर सीधा अपने बेड पर गहरी नींद में सो गया। आदर्श में इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। नंदिनी ने खुश होकर कहा, मुझे भी भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों आज साथ हैं और कल हमारी शादी होने वाली है। आदर्श ने नंदिनी को देखकर कहा। नंदिनी हमेशा की तरह ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो मिस्टर आदर्श, अब भरोसा कर लो, अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो मजाक मजाक में एक दूसरे के साथ भागे थे। अब हम पूरी जिंदगी के लिए एक होने वाले हैं। नंदिनी ने आदर्श के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। ऐसा क्या मिस्टर नंदिनी आदर्श मित्तल? आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, आप कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे हैं मुझे मिसेस नंदिनी आदर्श मित्तल बनाने के लिए? और भला मैं क्यों अपना सरनेम चेंज करूं? नंदिनी ने कहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आदर्श ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। बताइए राजकुमारी जी, आपके लिए मैं ऐसा क्या करूं जो आप इस नाचीज के साथ उसका सरनेम भी अपना लें? नंदिनी ये सुनकर जोर से खिलखिलाने लगी और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, आदर्श का फोन बजने लगा और वो चौंक कर उठ गया। हे भगवान, इतना हसीन सपना, काश ये सच हो पाता। और ये मनहूस ऐलान, इसे अभी बजना था। क्या भगवान, सपनों की दुनिया में भी आप मुझे मेरी नंदिनी के साथ नहीं रहने दे सकते क्या? आदर्श अपनी आंखें मलता हुआ पलंग से उठकर बोला। घड़ी में 12 बज रहे थे। दोपहर हो चुकी थी, फिर भी पूरे फ्लैट में सन्नाटा छाया हुआ था। आदर्श को थोड़ा यह अजीब लग रहा था। आमतौर पर समायरा और आयशा इस वक्त जोर जोर से गाने चलाते थे और जानबूझकर ऐसे गाने चलाते थे जो आदर्श को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन आज तो एकदम शांति थी। उनकी बातें करने तक की आवाज भी नहीं आ रही थी। आदर्श ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि समायरा और आयशा यूनिवर्सिटी चले गए होंगे, इसलिए वो उठा और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब आदर्श बाहर आया तो उसे अचानक नीचे से कुछ अजीब आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कहीं चोर तो नहीं है? अब मजा चखाऊंगा उस चोर को। अभी चीता को बुलाता हूं, फिर कभी मेरे फ्लैट में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा।
आदर्श ने खुद से एक दबी आवाज में कहा। अगले ही पल उसने समनिंग एलिमेंट का स्टार पाथ बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका स्टार पाथ बना, वहां एक बहुत बड़ी सुरंग आ गई और उसमें से चीता बाहर निकल कर आया। वो जोर से गुर्राने ही वाला था कि तभी आदर्श ने उसका मुंह बंद कर दिया। चीता यह देखकर चौंक गया था कि आदर्श ने उसे घर में समन किया था और यहां तो उसे कोई डीमन बीस्ट भी नहीं दिख रहा था। चीता, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर में चोर घुस आया है। मैं उसे ऐसे डराना चाहता हूं कि फिर वो कभी भी मेरे घर में घुसने की हिम्मत ना करे। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, आदर्श ने धीमी आवाज में कहा। आदर्श की बात सुनकर चीता दंग रह गया। वो कोई पालतू कुत्ता नहीं बल्कि एक वॉरियर लेवल समन बीस्ट था, जिससे अच्छे खासे डीमन बीस्ट डरकर भाग जाते थे, और यहां आदर्श उसे एक मामूली से चोर को डराने के लिए समन किया था। चीता, अब तुम्हें सूंघ कर उस चोर के पास जाना है और उसे डराना है, ठीक है? फिर मैं उसे अपने लाइटनिंग स्पेल से मजा चखाऊंगा, आदर्श ने पूरे ताव में आकर कहा। चीता ने एक गहरी सांस ली और एक पालतू कुत्ते के जैसे काम करने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे पहुंचने के बाद वो किचन काउंटर की तरफ जाने लगा। किचन काउंटर तक पहुंचकर वो अचानक रुक गया और ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे जाने लगा। जैसे ही चीता ने वहां खड़े इंसान को देखा, वो खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और उस इंसान को प्यार से चाटने लगा। अरे चीता, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें चोर को डराने को कहा था, उसे चाटने को नहीं। बुद्धू कहेंगे। रुको, मैं ही उस चोर को सबक सिखाता हूं। अब उसके सामने खड़े क्यों हो गए हो? तुम उसके समन बीस्ट हो या मेरे? आदर्श ने गुस्से में कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चीता आखिर क्या कर रहा था। आदर्श ने तुरंत अपनी लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी चीता जोर से गुर्राया और उस इंसान के सामने से हट गया। भैया, अब भी अपनी स्पेल का इस्तेमाल करोगे? दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। जैसे ही आदर्श ने राधा की आवाज सुनी, वो हैरान हो गया। उसने तुरंत अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करना बंद किया और फिर कहा, राधा, तुम यहां कब आई और ये दरवाजे के पीछे छिपकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, आप कैसे हैं? राधा ने कहा। मैं ठीक हूं, लेकिन अगर तुम आ ही रही थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। यहां तक कैसे आई तुम? आदर्श के सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। जब राधा ने देखा कि आदर्श का ध्यान सिर्फ उस पर है, तो उसने कुछ इशारा किया और तभी अचानक आदर्श के पीछे कुछ हलचल हुई और जोर की आवाज आई, सरप्राइज! जब आदर्श ने मुड़कर देखा तो वह बुरी तरह से हैरान रह गया। विक्रम, समीर, छुटकी, ईशाना, रणविजय, समायरा, आयशा, भावना, दिग्विजय, आहान, डीन गिरीश, डीन ऋषभ, सभी लोग एक साथ खड़े थे। आदर्श अपनी आंखें मलने लगा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आप सब यहां? आदर्श ने कहा। आदर्श को इतना कंफ्यूज देखकर भावना हंस पड़ी और बोली, अरे भाई, तुम तो ऐसी शक्ल बना रहे हो जैसे हमने तुम्हारा कुछ बेशकीमती चीज छीन लिया हो। हम सब यहां तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं। तुम्हारी बहादुरी ने ही माया नगरी को बचाया है। इससे पहले कि आदर्श कुछ बोल पाता, मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय आए और उन्होंने कहा, भावना सही कह रही है। अगर तुम नहीं होते तो आज विराट काला सांप जिंदा ही नहीं होता और ना ही माया नगरी बच पाती। मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूं और तुम्हें मैजिक कोर्ट के जज की पोजीशन ऑफर करने आया हूं। आदर्श बुरी तरह से हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, डीन गिरीश सामने आए और उन्होंने कहा, आदर्श, तुम थोड़े मुंहफट जरूर हो, लेकिन दिल के बड़े साफ हो। तुमने हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। इसी वजह से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से 50 करोड़ का इनाम और 1 महीने तक ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने का मौका देता हूं। इससे पहले कि आदर्श कुछ बोल पाता, भावना उसके सामने आई और उसने कहा, ये लो तोहफा मेरी तरफ से। अरे खोलो भी अब इसे। आदर्श ने जब उस तोहफे को खोला तो उसमें एक नया चमकता काला जादुई कवच था। जब आदर्श ने उसे ध्यान से देखा तो उसे यह समझ में आया कि उस कवच को विराट काले सांप के स्किन से बनाया गया था। इतने महंगे चीज को पाने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ये सारे तोहफे मेरे लिए? आदर्श अब भी इस सब पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक राधा फिर से उसके सामने आई। आदर्श उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। भैया, कैसी लग रही हूं मैं? राधा ने पूछा। उसकी पीठ पर 4 सिल्वर विंड विंग्स थे। वो सच में एक परी की तरह दिख रही थी। बहुत खूबसूरत। लेकिन ये तुम्हें किसने ला कर दिए? इनकी कीमत तो करोड़ों में होती है ना? आदर्श ने कंफ्यूज होकर पूछा। राधा ने खुश होकर कहा, पापा ने। और किसने? आपको पता नहीं है भैया, पापा ने जादू नगरी में एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला भी खरीदा है। अब हम वहीं रहेंगे। आदर्श को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
विक्रम ने हां में अपना सिर हिलाकर कहा। जब मेरा बेटा काम कर रहा था तो मैं कैसे भला हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता था? यह सब भगवान का आशीर्वाद है। अभी असली सरप्राइज तो बाकी है। समीर और आयशा एक साथ चिल्लाए और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। रुको, मैं लेकर आऊंगी असली सरप्राइज, छुटकी ने एक्साइटेड होकर कहा। सरप्राइज? अब और क्या सरप्राइज बाकी है? आदर्श ने कहा। तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर बताऊंगी। जल्दी करो आदर्श, छुटकी ने कहा। आदर्श ने अपनी आंखें बंद की और सोच में पड़ गया। अब आंखें खोलो अपनी। आदर्श ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशंस ही बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। इतनी बदसूरत लगती हूं क्या मैं? नंदिनी ने कहा। इतने वक्त बाद आदर्श को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। आदर्श को तो अब भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यार, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? आदर्श ने कहा। तभी राजा ज्ञान सिंह उसके सामने आए और उन्होंने कहा, नहीं, यह कोई सपना नहीं है। हम नंदिनी का रोका आज ही तुमसे करवाना चाहते हैं। तुम्हारे पापा से हमारी बात हो चुकी है और नंदिनी भी तुम्हारे सामने तैयार खड़ी है। बस तुम्हें हां करने की देर है। लेकिन मैं नंदिनी से रोका कैसे कर सकता हूं? आदर्श ने परेशान होकर कहा। तुम मेरी बेटी राजा ज्ञान सिंह की बेटी का हाथ ठुकरा रहे हो? राजा ज्ञान सिंह ने गुस्से में कहा। नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श उससे रोका करने के लिए इनकार कर देगा। मैंने कब कहा कि मैं नंदिनी से रोका नहीं करूंगा? मैं तो यह कह रहा था कि इन कपड़ों में मैं नंदिनी से रोका कैसे कर सकता हूं? आदर्श ने कहा और हंसने लगा। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और आदर्श को जोर से गले लगा लिया। शाम हो चुकी थी। आज आदर्श की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। आज नंदिनी और आदर्श हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ते में बंध गए थे। आदर्श का देखा हुआ सपना सच हो गया था। रोका होने के बाद ज्यादातर लोग चले गए थे। नंदिनी कुछ देर और रुकी और आदर्श को एकटक देखने लगी। वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थे। पिछले कुछ दिनों में वो जान गई थी कि आदर्श उसके लिए कितना जरूरी था और उसके बिना उसकी जिंदगी फीकी थी। जल्द ही राजा ज्ञान सिंह उनकी शादी की डेट निकलवाने वाले थे। सब कुछ एकदम अच्छा हो गया था। आदर्श को मैजिक कोर्ट का जज बना दिया गया था और उसके पापा भी अब काफी अमीर हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो भी एक ताकतवर मैजिशियन बन चुका था। कुछ दिन बाद आदर्श अपने पापा और राधा के साथ कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर अमृत भूमि आया। एक दिन शाम को टहलते टहलते उसके कदम उसे अपने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ ले जाने लगे। आदर्श ने कुछ देर बाद खुद को बूढ़े सोमनाथ की झोपड़ी के बाहर खड़ा पाया। कितने साल बीत गए थे उसे यहां आए। यहां आने के बाद उसकी सारी दुनिया बदल गई थी। वो एक बार फिर उस झोपड़ी के अंदर गया। आज उसे बूढ़े सोमनाथ की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही वो वहां पड़े एक छोटे से पलंग पर बैठा तो वहां जोरों की हवा चलने लगी। सूरज ढल चुका था, लेकिन अचानक पूरी झोपड़ी और पहाड़ी का इलाका रोशन हो उठा। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि आदर्श अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे याद कर रहे थे? उस आवाज को सुनकर आदर्श चौंक गया और उसने कहा, सोमनाथ अंकल। हां मेरे बच्चे, मैं। सोमनाथ इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए फरिश्ते की तरह लग रहा था। लेकिन आप यहां कैसे? आदर्श बुरी तरह से कंफ्यूज था। यह जादुई दुनिया है आदर्श, यहां कुछ भी हो सकता है। मैं इस दुनिया में तुम्हें इसलिए लाया था क्योंकि तुम एक शुद्ध आत्मा हो और सिर्फ तुम जैसे कुछ वीर मैजिशियन से इस दुनिया की बुराइयों का सफाया कर सकते थे। तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे बच्चे। अब अगर तुम चाहो तो अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हो। आदर्श अभी भी दंग था। उसने खुद को संभाल कर कहा, सोमनाथ अंकल, क्या आप अमृत भूमि के उन रक्षकों में से एक हैं? सही पहचाना मेरे बच्चे। क्या तुम वापस लौटना चाहते हो? नहीं, अब जादुई दुनिया ही मेरी दुनिया है और मैं यहां का रक्षक हूं। मैं यहां आने वाली सारी बुराइयों को जड़ से मिटा दूंगा, आदर्श ने कहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया है। अमृत भूमि और जादुई दुनिया को उसका नया रक्षक मिल गया है। सोमनाथ ने जैसे ही यह कहा, वहां फिर से बहुत तेज रोशनी आई और सोमनाथ वहां से गायब हो गया। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद आदर्श खुशी खुशी उठा और उस टावर की तरफ जाने लगा जहां नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। सोमनाथ ने एकदम सही कहा था। अमृत भूमि और जादुई दुनिया को उसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली रक्षक मिल चुका था
और वो कोई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया लड़का था जो किसी वक्त में जादू पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन एक जादुई अंगूठी और बूढ़े सोमनाथ ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी और बना दिया उसे जादुई दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षक। दोस्तों, आदर्श की कहानी से एक बात तो साफ हो गया है कि भले ही हम कितने ही कमजोर क्यों ना हो, हमें अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए। खैर, आदर्श की जादुई दुनिया की कहानी यानी कि स्कूल ऑफ मैजिक तो यहीं खत्म होती है, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पॉकेट एफएम पर ऐसे कई और रोमांच और जादू से भरी कहानियां उपलब्ध हैं, जैसे कि द लेजेंडरी सर्वाइवर। हमारी कहानी स्कूल ऑफ मैजिक को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए पूरी टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल कहानियों के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।